हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के एग्जाम की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th या 12th में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम तक आपसे कनेक्टेड रहेंगे और बहुत अच्छे आप मार्क्स गेन करने वाले हैं। हम आपके साथ में बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करने वाले हैं। बच्चों, बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा वो है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। एग्जाम में कैसे हम लिखेंगे, हम इसको एक एक चीज आपको डिस्कस करके बताएंगे बच्चों। तो जो वीडियो है उसको आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो बच्चों, अगर हम बात कर लें कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत कई प्रमुख अंग शामिल होते हैं, जैसे वृषण उनमें से एक है। यह नर का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होती है और इसकी संख्या एक जोड़ी जो उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में होता है। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना है। बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख रहे हैं अधिवृषण। शुक्राणु के अंतर्ग्रह स्थान को अधिवृषण कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्राशय। यह थैलीनुमा संरचना होती है। इसके द्वारा हल्का पीला एवं क्षारीय पोषक तरल का स्रावण होता है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। नेक्स्ट है शुक्रवाहिनियां। ये एक जोड़ी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी तथा मोटी संरचना होती है। शुक्राणु इसके द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग शिशन के शीर्ष सिरे पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यह शुक्राशय तथा मूत्र के बाहर निकालने का संयुक्त मार्ग है। ये शुक्राणु और दोनों को निकालता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है शिशन। यह बेलनाकार पेशीय मैथुन अंग होता है, जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। यह रुधिर एवं पेशियों द्वारा निर्मित होता है। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है। अब हम इसका चित्र आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों, एक चित्र देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक चित्र है मानव का जनन तंत्र। तो बच्चों, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन इंपॉर्टेंट है ये। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कई प्रमुख अंग शामिल होते हैं, जैसे अंडाशय उनमें से एक है बच्चों। यह मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होती है और इसकी संख्या एक जोड़ी जो उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। अंडाशय की बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जबकि अंदर वाला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण करना तथा हार्मोन का स्रावन करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों गर्भाशय। इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। इसकी संरचना मशल त्रिभुजाकार होती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, जिसके दोनों किनारे पर फैलोपियन नलिका स्थित होती है, जबकि इसका निचला भाग संकरा होता है, जिसके पास गर्भाशय ग्रीवा होते हैं। इसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है। इसी से शुक्राणु प्रवेश करता है। फैलोपियन नलिका की नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती। मादा में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसका देखते हैं योनि। यह मशल नलिका संरचना होती है, जिसकी औसत लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। योनि की दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। यह पुरुष के लिंग का प्रवेश द्वार, प्रसव पश्चात शिशु के बाहर आने के मार्ग, ऋजुधर्म स्राव का मार्ग भी होता है। इसके बच्चों इसका चित्र है, आप देख सकते हैं इसका चित्र। हम इसका चित्र आपको स्क्रीन पर लगा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, आप इस चित्र को अच्छे से बना कर आएंगे। अनुवांशिकी। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकी। तो अगर हम बात कर लें अनुवांशिकता और अनुवांशिकी में अंतर क्या है, तो बच्चों अगर हम अनुवांशिकता की बात करें तो इसका मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन है उसका ट्रांसफर हो जाना, स्थानांतरित हो जाना, या एक पीढ़ी से जीन दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम अनुवांशिकता या वंशागति बोल रहे हैं। और बच्चों अगर हम बात कर लें अनुवांशिकता के अध्ययन को या वंशागति के अध्ययन करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी के जो फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात कर लें इनके, तो सेकंड पॉइंट है इनका कि 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी।
तो बच्चों इन्होंने क्या किया, ये ब्रोन के थे, याद रखिएगा, और एक पादरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का या आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि मेंडल ने अपने संक्रमण प्रयोगों के लिए उद्यम मटर या जो मटर का पौधा था उसको चुना, और मटर का जो आपका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्पी, उनमें भी ये पूछा जा सकता है। अब हम लक्षण देख लेते हैं कि इन्होंने लक्षण कितने इन्होंने सिलेक्ट किए। तो बच्चों इन्होंने 7 लक्षण सिलेक्ट किए, 7 इनके जो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो उसके लक्षण कितने इन्होंने चुने, तो 7 लक्षण इनको मिले। तो अगर हम लक्षण की बात करें तो पहला इनका लक्षण है प्रभावी, दूसरा है अप्रभावी। अब 7 इन्होंने कौन कौन से लक्षण को चुना, तो फली का रंग, अगर हरी फली होगी तो वो प्रभावी होगी, पीली फली होगी तो वो अप्रभावी होगी। और फली की जो आकृति है वो अगर फूली हुई है तो वो प्रभावी होगी, सिकुड़ी हुई है तो आपकी अप्रभावी होगी। इसी प्रकार अगर बीज का हम बात कर लें, बीज का रंग की, तो अगर पीला है तो प्रभावी है और हरा है तो आपका अप्रभावी है। इसी प्रकार से अगर हम बीज की आकृति की बात कर लें तो गोल है तो आपका प्रभावी है और झुर्रीदार आपका अप्रभावी है। पुष्प की आकृति की बात कर लें तो धूसर या बैंगनी है तो आपका प्रभावी है, और श्वेत सफ़ेद है तो आपका अप्रभावी है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें पुष्प की अक्ष जो स्थिति है तो अक्षीय स्थिति है तो आपका प्रभावी होगा, और अग्रस्थ या अनक्षीय होगी तो आपका अप्रभावी होगा लक्षण। और लास्ट आपका लक्षण क्या था, तो लास्ट था आपका पादप की लंबाई, अगर लंबा है पौधा, मटर का पौधा लंबा है तो प्रभावी होगा, और बौना पौधा है मटर का तो वो अप्रभावी होगा। तो ये 7 लक्षण को उन्होंने चुना। अब हम मेंडल के नियम की बात कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों कि मेंडल के नियम के बिना पेपर बन जाए। तो बिना मेंडल के नियम के पेपर नहीं बन सकता। तो आपका पहला हम बात कर लें तो आपका है मेंडल के नियम, 3 नियम हैं। तो मेंडल ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा है आपका विसंयोजन का या फिर इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और थर्ड है आपका स्वतंत्र अवबाहु का नियम। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नियम है आपका मेंडल के नियम, आपको पता है, हमने अभी बता दी मेंडल के कितने नियम है, तो 3 नियम है मेंडल का। तो मेंडल का वो जो प्रथम नियम है वो क्या है, तो जो बच्चों मेंडल का प्रथम नियम है उसको हमने क्या कहा, प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पौधों में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। और ये जो अप्रभावी गुण है ये दूसरी पीढ़ी में बच्चों प्रकट होते हैं, याद रखना, कौन सी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, दूसरी पीढ़ी में। और सेकंड इनका जो नियम है उसको हम पढ़ लेते हैं। पृथक्करण का नियम है दूसरा, एक आनुवांशिकी लक्षण की विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूपों के कारण कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले कारक सब शुद्ध होते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे मेंडल का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट हैं आपके तीनों नियम। नेक्स्ट की बात कर ले रहे हैं हम, स्वतंत्र अवबाहु का नियम। तो स्वतंत्र अवबाहु का नियम क्या है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र हो जाता है या होता है, और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। स्वतंत्र है एक दूसरे से, एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, इसीलिए हम इसको स्वतंत्र अवबाहु का नियम कह रहे हैं। बच्चों हम मेंडल के नियम के महत्व देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके। मेंडल के नियमों का महत्व, तो शुद्ध और अशुद्ध पौधों में भेद किया जा सकता है। बच्चों इससे क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, तो पहला तो ये महत्व है कि शुद्ध और अशुद्ध पौधों में हम भेद कर सकते हैं। दूसरा है इनके आधार पर उच्च लक्षणों वाले संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड है आपका आनुवांशिक रोगों की खोज एवं उनके निदान में प्रयोग किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कुछ, तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप एग्जाम तक हमसे कनेक्टेड रहिएगा। आप रियल में बच्चों बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये है हमारे सामने एक पुष्प, आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक पुष्प है। अगर हम पुष्प के इस वाले पोर्शन की बात करें, अंदर वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले के पहले, तो जो टॉप वाला पोर्शन है ये आपका वर्तिका होता है, और ये वाला पोर्शन आपका वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें ये वाला जो है ये आपका है परागकोश, जिसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं, इसके अंदर परागकण आपके फिल रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका दलपुंज है,
ठीक है। ये सारे दलपुंज हैं, ये भी दलपुंज हैं आपके। अगर हम बात कर लें इस वाले की, ये जो नीचे है लास्ट में, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। अगर हम बात कर लें इस वाले रीजन की, तो ये हमारा पुष्पासन और ये हमारा पुष्प ब्रंथ। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा अंडाशय, इसी में आपका जो बीज है उसका निर्माण होता है। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इसको स्त्री केसर। तो चलिए हम अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं, इनका सबका काम क्या क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए बच्चों, हम अगर बात कर लें पहला हम बात कर लेंगे पुष्प की संरचना। पहले आप पुष्प बना लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना को कैसे हम बता सकते हैं? पुष्प को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बच्चों, पुष्प को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक जन अंग, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा होता है दलपुंज, इसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम दलपुंज कहते हैं। अगर हम बात कर लें प्राथमिक अंग में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, तो आपका एक तो पुंकेसर आएगा जो मेल पार्ट होता है, और एक स्त्री केसर आएगा। बच्चों याद रखिएगा, पुंकेसर मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो आपका स्त्री केसर है वो आपका फीमेल पार्ट होता है। ये आपका प्राथमिक जननांग में आएगा। अगर हम बात करें दलपुंज में, तो दलपुंज में क्या आने वाला है, तो दलपुंज में आपका आएगा बाह्य दलपुंज हो गया, और पुष्पासन और पुष्प ब्रंथ। इतनी सारी चीज़ें आपकी दलपुंज में आने वाली। तो चलिए इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा, जो फर्स्ट हेडिंग हमको बनाना है वो है हमारे पास में पुंकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर ये क्या है, नर जन अंग है, जैसे हमने अभी आपको बताया, और इसको पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन आप इसकी हेडिंग बनाएंगे पुतंतु। यह पुष्पासन तथा पुष्पब्रंथ से जुड़ी हुई संरचना होती है, जिसमें आर्की स्पोरिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे परागकण का निर्माण होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पोतंतु होता है उसी से, उसके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे आपके पराग जो कण होते हैं उसका निर्माण होता है। और परागकण किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो परागकण पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछा जाता है कि परागण किसको कहते हैं। तो परागकण का जो वर्तिकाग्र है उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है उसको परागण कहते हैं, ठीक है। जो परागण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वयं परागण और परपरागण। बच्चों इस पे कनेक्टेड रहेगा, लास्ट में हम बहुत सारी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। इसको हम पूरा आपका जो बायोलॉजी का सेशन है, बायोलॉजी का जो कोर्स है उसको कवर करेंगे बच्चों एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर में है वर्तिका। यह स्त्री केसर का प्रथम भाग है। इसी स्थान से परागकण प्रवेश करता है। जो अभी हमने बताया बच्चों, परागकण जो प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है, एक बार हम फ्लावर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका परागकोश, इसमें परागकण होता है, और जो परागकण है वो यहाँ से, जो इस वर्तिकाग्र है इसमें जब प्रवेश करता है तो इसके यहाँ से यहाँ तक की पहुँचने की जो प्रक्रिया उसको परागण कहते हैं। और ये प्रवेश करने का द्वार क्या है, तो वर्तिकाग्र है, ठीक है, वही उसमें लिखा गया है। अभी हमने जो आपको बताया उसमें यही था। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्तिकाग्र। वर्तिका भी हमने पढ़ा, अब हम वर्तिकाग्र पढ़ रहे हैं। वर्तिका का अगला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यह लंबी संरचना होती है, इसमें पराग नली अंडाशय से जुड़ी होती है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, जो पराग नली है वो अंडाशय से जुड़ी होती है। पराग नली कौन सी है, तो एक बार फिर से हमें इसमें देखना है फ्लावर में हमारे। तो ये जो नली है ये पराग नली है, और ये किससे जुड़ी हुई है, आपकी अंडाशय से, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है आपके पास में अंडाशय। बेसिकली अगर हम बच्चों बात कर लें, जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है उसका वर्तिका, और दूसरा होता है वर्तिकाग्र नीचे, और नीचे होता है अंडाशय, इस तरह से, ठीक है। याद रखिएगा, ऊपर वाला होता है वर्तिका, फिर सेकंड होता है वर्तिकाग्र, फिर होता है थर्ड होता है उसका अंडाशय। जैसे है अंडाशय यहाँ पर, तो अंडाशय होता है स्त्री केसर का सबसे चौड़ा भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। बच्चों यहीं पर क्या होता है कि जो बीज होते हैं उसका निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं सहायक अंग जो है, एक्सेसरीज जो पार्ट है, एक्सेसरीज ऑर्गन देख रहे हैं।
तो फर्स्ट है एक्सेसरी ऑर्गन आपका दलपुंज। बच्चों एक चीज़ याद रखना, दलपुंज का काम क्या होता है। तो दलपुंज कलरफुल होते हैं, आपने फ्लावर देखा होगा, स्क्रीन पर हम यहाँ लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर फ्लावर आपको नज़र आता होगा। तो जो आपके रेड पंखुड़ियाँ दिख रही हैं उसको हम दलपुंज कहते हैं, और जो ग्रीन पंखुड़ियाँ नीचे लटकी हुई दिख रही होंगी बच्चों उसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, ठीक है। और जो बीच में एक लंबी सी निकली हुई होगी तो वो आपकी वर्तिका है, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तिकाग्र के चारों तरफ जो हैं वो आपकी एक तरह से पुंकेसर हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर दलपुंज की बात करें तो दलपुंज क्या होते हैं, दलपुंज एक तरह से आपके जो फ्लावर होता है उसका रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम दलपुंज कहते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दलपुंज जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, दलपुंज पुष्प का रंगीन तथा सुगंधित भाग होता है जो कीट आकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, ठीक है। अगर बाह्य दलपुंज की बात कर लेंगे बच्चों, तो बाह्य दलपुंज का काम क्या है, तो बाह्य दलपुंज का काम है जो दलपुंज है उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कौन, बाह्य दलपुंज। अच्छा अगर हम बात कर लें जो दलपुंज है उसका काम है इंसेक्ट जो है, कीट हैं, अपनी ओर आकर्षित करना। कीटों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि पॉलिनेशन कराना जरूरी होता है, और पॉलिनेशन तभी संभव हो पाएगा जब जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाए। तो ये चीज़ आपकी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट है आपके पास में पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पुष्प का सबसे निचला भाग पुष्पासन कहलाता है, जहाँ पर जो पुष्प है वो रखा होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा होता है, तो ये पुष्प वृंत से जुड़ा होता है, कौन, पुष्पासन। तो आसन का मतलब बैठना होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि ये क्या है, एक तरह से पुष्प के बैठने का स्थान। जैसे हम इस फ्लावर के माध्यम से आपको समझाएं तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके पास में, ये पुष्पासन है, ये जो दिख रहा है ये पुष्पासन है, और ये पुष्प वृंत है। तो पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ है पुष्पासन, और जो आपका फ्लावर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर इजीली जो फ्लावर है वो एक तरह से आसीन है, बैठा हुआ है, मतलब आसन जमाए हुए है, मतलब बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनन किसे कहते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, जनन कहलाती है। जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हम लिख रहे हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जनन के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कुछ देखते हैं। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं, जबकि जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा।